Bismillahirrahmanirrahim. Professor Abid Baloch here. We are going to discuss today from chapter number 8, National Integration and Importance of National Integration. The question will be asked that what is national integration? Briefly discuss the importance of national integration. मैं उर्दू में बताऊंगा कौमी यकजहती से क्या मुराद है, कौमी यकजहती की अहमियत पर मुफस्सल नोट लिखें। ये इस तरह की इबारत इंग्लिश में और उर्दू में आ सकती है। जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, इस चैप्टर के अंदर दो मेजर क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। पहला जो क्वेश्चन हमने किया वो था व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन, ब्रीफली डिस्कस फैक्टर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन एंड ब्रीफली डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये दो मेजर क्वेश्चन हैं, दो चैप्टर नंबर 8 में आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट वाइज ज़्यादा है, ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ। ज़्यादा ब्रीफली मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको समझें, पढ़ें, याद करें ताकि बेहतर अंदाज में इसको पेस्ट कर सकें। प्रीवियस जो माई लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको यही चीज़ें कुछ डिस्कस की थी। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन वही है, उसी अंदाज में हमने इसको जो है वो स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, यकजहती से क्या मुराद है। मैंने इसको बताया कि जहद सिमत को कहते हैं, यक से मुराद एक होता है, एक ही सिमत में चलना, यानी पूरी कौम जब एक ही सिमत में चलती है, एक ही उनकी सोच हो जाती है मसाइल के हल की तरफ, और जो मामलात हैं उन सब में उनकी सोच, उनके आमाल जब एक दूसरे से मिलना स्टार्ट होते हैं तो उसको हम नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। ये जिस कौम में नेशनल इंटीग्रेशन ज़्यादा होती है वो कौम ज़्यादा मुस्तहकम होती है, मजबूत होती है, वो कौम ज़्यादा खुशहाल होती है, उस कौम के अंदर इंसाफ होता है, वो कौम दूसरी कौमों के लिए मिसाल होती है। अब हम इसको टॉपिक को आगे चलाने जा रहे हैं। जो रिमेनिंग हेडिंग्स थी वो मैंने आपके सामने पेस्ट कर दी हैं इधर वाइट बोर्ड के ऊपर। हम फर्दन उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इक्वालिटी, मसावात। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ इक्वालिटी। इक्वालिटी से मुराद है बराबर होना, इक्वल होना। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इक्वालिटी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जहाँ पर मसावात होती है, लोग इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, कानून की नज़र में सब लोग बराबर होते हैं, वहाँ पर इंटीग्रेशन हाई लेवल के ऊपर होती है। मैं इसमें इस्लाम की अगर आपको मिसाल दूँ तो इस्लाम में तमाम लोग आपस में बराबर हैं, और ये वो तालीमात हैं जिनकी रूह से जो माशरा है वो बेहतर अंदाज में तरतीब पाता है और उनके दरमियान जो इंटीग्रेशन का लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। जिन माशरों में नेशनल इंटीग्रेशन कम होती है वहाँ पर फिर इक्वालिटी भी नहीं होती, वो माशरा डिसबैलेंस होता है। वहाँ पर अमीर के लिए एक और कानून होता है, वहाँ पर गरीब के लिए एक और कानून होता है, गोरे के लिए अलग कानून है, काले के लिए अलग कानून है। तो ये जब डिस्क्रिमिनेशन होती है, इक्वालिटी नहीं हो पाती, तो वहाँ पर फिर मसाइल पैदा होते हैं और वो माशरा टूट फूट का शिकार होता है। वहाँ पर कौमी यकजहती हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट वाइज है डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, जमहूरी रिवायात। देखें जी, जो डेमोक्रेसी है वो उसके फैक्टर्स का हिस्सा है, वो हमने इसको ब्रीफली कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, यानी जमहूरी रिवायात किसी भी माशरे में किस कदर इम्पॉर्टेंट होती हैं कि वो कौमी यकजहती का बायस होती हैं। हमने कहा कि जो जमहूरियत है वो फैक्टर है, वो एक अंसर है नेशनल इंटीग्रेशन का। अब जमहूरियत जो है उससे होता क्या है कि लोगों के जो मन में बातें हैं वो बाहर आ जाती हैं, जो वो चाहते हैं माशरे में वो चीज़ें हो रही होती हैं। यानी हुकूमत गिरा भी सकते हैं, हुकूमत को बना भी सकते हैं, तो ये वो सब काम लोग कर रहे होते हैं। इसलिए उन लोगों का एतमाद होता है सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से जो इंटीग्रेशन है उसका लेवल भी हाई होता है। जो जमहूरी रिवायात होती हैं वो स्टेट के अंदर, माशरे के अंदर, किसी भी कौम के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। मैं एक घर से अगर उसकी मिसाल दूँ तो जिस घर में डिक्टेटरशिप होती है, आमरीयत होती है,
लोगों की राय का एहतराम नहीं किया जाता, वहाँ पर किसी को बोलने की इजाज़त नहीं होती, तो वो घर जल्दी टूट जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। सेम एक कंट्री के अंदर होता है। आप देखिए कि जिन माशरों में, जिन कौमों में जमहूरियत हाई लेवल के ऊपर है, वहाँ पर इंटीग्रेशन का लेवल भी बहुत ऊपर है। तो ये जो रिवायात हैं जमहूरी, इनको बरकरार रखना, इनको बेहतर अंदाज में लेकर चलना इंटीग्रेशन की वजह से है। इससे इंटीग्रेशन मज़ीद मजबूत होती है। फिर हम आते हैं एलिमिनेशन ऑफ करप्शन, बदउनवानी का ख़ात्मा। अगर इसको हम देखें तो बदउनवानी जो है वो किसी भी कौम के लिए नासूर की हैसियत रखती है। कोई भी जो कौम है वो बदउनवान अनासर की नज़र हो सकती है, और बदउनवान अनासर जो है वो कोशिश करते हैं कि माशरे के वसाइल पर कब्ज़ा कर लें और जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाएं, पूरे सिस्टम को वो हाईजैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरी कौम जो है वो तबाही की तरफ चली जाती है। जबकि जहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन होती है वहाँ पर लोग मुत्तहिद होकर जो बदउनवान करप्ट अनासर हैं उनका मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ते हैं और उनसे अपनी कौम को आज़ाद करवाते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ को ले लें, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर करप्शन के ऊपर बहुत ग्रिप की जाती है। इदारे मौजूद हैं, उन इदारों के सामने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फ़र्द, चाहे हुक्मरान ही क्यों नहीं है, वो सारे के सारे क्या हैं, जवाबदेह हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर करप्शन की जो है समझ लें लेवल है ही नहीं। वो मुआशरे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, इंटीग्रेशन भी वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। जबकि जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखते हैं कि यहाँ पर करप्शन भी हो रही है, सबको पता है करप्शन हो रही है, करप्शन का लेवल भी बहुत ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद करप्ट अनासर दंदनाते फिरते हैं, उनको कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ये इंटीग्रेशन ना होने की वजह से है। तमाम कौम एक जैसा नहीं सोचती कि करप्ट अनासर जो हैं वो कौम के लिए कितना बड़ा नासूर है। तो नेशनल इंटीग्रेशन में जो करप्शन है वो होती ही नहीं है। करप्शन अगर कोई करता है तो उस पर बहुत सख्त ग्रिप की जाती है और उससे जान छुड़वाई जाती है। फिर हम आते हैं रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, मजहबी आज़ादी। देखिए, जो रिलीजन है ये अफराद का इंडिविजुअल मैटर है। इस्लाम इस पे एक वाज़े मौक़िफ़ रखता है। पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे अफराद हैं वो इस पर एक वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं कि जो रिलीजन है वो हर फ़र्द का ज़ाती मामला है। इसमें स्टेट हो, इदारे हों या कोई भी ताकतवर गिरोह हो, उसकी कोई नहीं चलती और ना ही चलनी चाहिए। मैं इस्लाम के अंदर से कुरान मजीद के हवाले से आपके सामने अगर एग्जाम्पल्स रखूं तो वो हमारे सामने आती हैं। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिर एक और जगह पे फरमाया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। अब ये वो जो तालीमात हैं इस्लाम की, आफाकी तालीमात हैं। अगर कोई फ़र्द मुसलमान है और कोई फ़र्द काफिर है, ईसाई है, नान मुस्लिम है, यहूदी है, कोई भी है, हिंदू है, ये उसका और उसके रब का, उसके भगवान का ज़ाती मामला है। वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उससे हिसाब लेंगे। यहाँ पर जो अफराद हैं उनको ग्रिप करने का नहीं कहा गया, ये रब का और बंदे का ज़ाती मामला है। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो मजहबी आज़ादी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मजहबी आज़ादी के बग़ैर अगर एक फ़र्द को अपनी इबादात, अपने अकायद पर सही तरीके से वो अमल नहीं कर सकता, तो वो फ़र्द को मज़हब बहुत अज़ीज़ होता है, अपने अकायद बहुत अज़ीज़ होते हैं, तो वो किसी भी तरह से वो वफ़ादार नहीं हो सकता स्टेट का, वो बेहतर अंदाज में आगे नहीं चल सकता। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सब लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। हर मज़हब का पैरोकार, हर सेक्ट का पैरोकार अपने अंदाज में अपनी इबादात, अपने मामलात, अपनी इबादत गाहों में आराम से जा सके और उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जब तक हम इस चीज़ पर अमल दरामद हुकूमत नहीं करेगी, उस वक्त तक जो सिस्टम है वो बेहतर नहीं हो सकता। फिर हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेरिट के ऊपर, महारत का उसूल। इससे मुराद ये है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है
कि सोसाइटी के अंदर, कौम के अंदर जो मेरिट का प्रिंसिपल है वो ज़रूर रखा जाए। मेरिट के प्रिंसिपल से मुराद ये है कि कोई भी फ़र्द है वो किसी भी मामले में अपनी महारत रखता है, उसके अंदर उस चीज़ का मेरिट मौजूद है, तो उसका उस पोस्ट को लेने का, उस कारोबार को लेने का, उस सिस्टम को कैप्चर करने का हक पहला है। उसको वो हक मिलना चाहिए, उसके हक पर किसी और का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। इसको प्रिंसिपल ऑफ मेरिट कहते हैं। अगर इसको लागू कर दिया जाए तो फिर किसी भी फ़र्द के अंदर, वो कम्युनिटी का कोई गरीब आदमी है, कोई दूर का आदमी है, कोई करीब का आदमी है, तो उनके दरमियान नफ़रतें नहीं आएंगी, उनके दरमियान मोहब्बत ही रहेगी, क्योंकि सबको पता होगा कि मेरिट के ऊपर काम होता है। अगर यहाँ पर 4 अफराद फ़र्ज़ करते हैं बैठे हैं, मैं उसमें उसे रिलीजन वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, मुसलमान, यहूदी, हिंदू और ईसाई है, तो फ़र्ज़ करते हैं जो ईसाई है, हमारी मुस्लिम स्टेट है, उसमें वो ज़्यादा काबिल है, तो ईसाई को उस सीट पर बैठने का ज़्यादा हक़ हासिल है। ईसाई भी उस वतन का उतना ही ज़्यादा वफ़ादार होगा जितना मुसलमान हो सकता है। तो अगर इंसाफ होगा, महारत का उसूल होगा, तो नेशनल इंटीग्रेशन का लेवल भी हाई होगा। किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन इसमें अगर हो तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। आप देख लें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये मसाइल मौजूद हैं। मैं उसकी मिसालें देता हूँ आपको कि जैसे आप देख लें कि जो गरीब मालिक हैं, हम जैसे मालिक, वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर अपने रिश्तेदारों को नवाजा जाता है, नहीं देखा जाता कि वो काम ये कर सकता है, इसमें अहलियत है या नहीं है। आप जॉब्स को देख लें, आप कारोबार को देख लें, इसी तरह से आप देख लें कि किसी भी काम में अगर हम किसी फ़र्द को इन कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई सिफारिश चाहिए होती है, कोई ना कोई वहाँ पर करप्शन चल रही होती है। अगर इन चीज़ों के होते हुए हम इस कौम को आगे लेके बढ़ेंगे तो कभी भी लोगों में मोहब्बत और जोड़ पैदा नहीं हो सकता, लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, और नेशनल इंटीग्रेशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी का हक मारें और फिर उससे ये तवक्को रखें कि वो वतन का भी उतना ही वफ़ादार रहे, वो रियासत का भी, वो कानून का भी। उसे तो उन चीज़ों से नफ़रत हो जाएगी उल्टा। क्यों? क्योंकि उसका हक ख़त्म किया गया है। तो महारत का उसूल बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं सोशल जस्टिस के ऊपर। देखिए, जो माशरा है वो जस्टिस के ऊपर बाकी रहता है। कौमें जस्टिस की बुनियाद के ऊपर जाती हैं। जिन कौमों में इंसाफ नहीं होता, माशरों में तफरीक पाई जाती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, मुसलमान यहाँ पे जब आए बतौर फ़ाते, तो वहाँ उन्होंने देखा कि माशरा 4 हिस्सों में तकसीम है: ब्राह्मण, खिस्तरी, वेश और शूदर। ये जो 4 ज़ातें हैं, माशरा इसको ख़ुद तस्लीम करता था। एक बच्चा जो मासूम पैदा हुआ है, एक ब्राह्मण के घर तो वो अजीम है, और एक शूदर के घर तो वो बच्चा, मासूम बच्चा, घटिया है। तो ये जो तफरीक थी माशरे के अंदर, नफ़रतें मौजूद थीं। जो ही मुसलमान आए और मसावात की, माशरे के अंदर इंसाफ की बात हुई, तो जो लोअर तबका था उसने हिंदुज़म को छोड़कर इस्लाम कबूल किया। तो कहने का मकसद है, माशरे में इंसाफ जो है, सोशल जस्टिस जो है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये सोशल जस्टिस ना हो तो माशरे में यकजहती पैदा नहीं होती। एक ही माशरे के मुख्तलिफ़ अफराद को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रीट किया जाएगा, उनको इज़्ज़त है, रोज़ी है, दूसरे मसाइल हैं, वो डिफरेंट बुनियादों के ऊपर दिए जाएंगे। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन अगर होगी तो कभी भी माशरा तरक्की की तरफ नहीं जाता, इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जाता, लोगों में जोड़ पैदा हो ही नहीं सकता। फिर हम आते हैं इकनॉमिक जस्टिस के ऊपर, जिसको हम माशी इंसाफ कहते हैं। जब हम माशी इंसाफ की बात करते हैं, मईशत आप समझते हैं, दौर जदीद में हम इसको, जैसे जिस्म में हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, इसकी बुनियादी अहमियत है। सेम दौर जदीद में जो स्टेट है उसके मजबूती का इन्हिसार, इस्तेहकाम का इन्हिसार मईशत के ऊपर है। इसी तरह से कोई कौम है, उसकी भी इस्तेहकाम का इन्हिसार मईशत के ऊपर है। तो मईशत जो है उसका जस्टिस की बुनियादों के ऊपर तकसीम होना बहुत ज़रूरी है। हम देखें कि अगर माशरे में जो दौलत है मसावी बुनियादों पर तकसीम नहीं होती, अब मेरा कहने का ये कतन मकसद नहीं है कि कोई मेहनत कर रहा है उसको भी बराबरी, और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको भी बराबरी, कतन ये नहीं है, बल्कि रोज़ी कमाने के ज़राए, ठीक है, सबको बराबरी की बुनियाद के ऊपर मिलने चाहिए।
मुआशी इंसाफ होना चाहिए। ये ना हो कि एक दौलत को आप किसी एक जगह के ऊपर ख़र्च करें, एक ख़ास तबके के ऊपर ख़र्च करें, एक कौम के ख़ास अफराद के ऊपर ख़र्च करें, तो इससे फिर नफ़रतें जन्म लेती हैं। मैं उसकी मिसाल दूँ, जैसे घर में 4 अफराद हैं, बेटे हैं, एक उनका बाप है, वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रखता है, बड़े बेटे को 1000 रुपया देता है, छोटे वाले को 200 रुपया देता है, तो कभी भी ना उन भाइयों में मोहब्बत पैदा होगी, ना बाप के हवाले से उनके जो सोच है वो बेहतर हो सकती है। इसलिए मुआशी इंसाफ जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता, मुआशी तौर के ऊपर जो दौलत है बराबरी बुनियाद पर तकसीम नहीं होती, तो ये चीज़ें मौजूद रहती हैं। मैं उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान से भी दे देता हूँ। आप देखें कि जो पाकिस्तान है, इसका एक सेक्शन है पंजाब, एक सेक्शन है बलूचिस्तान। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फ़र्क हमें नज़र आता है कि पंजाब ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, जबकि बलूचिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उनके दिलों में ये चीज़ पाई जाती है कि क्यों ऐसा है, हम क्यों इतना पीछे हैं, वो क्यों इतना आगे हैं। तो इस गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है, इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। जब तक ये गैप रहेगा, इंटीग्रेशन का लेवल भी उतना लो रहेगा। जब ये गैप फिल हो जाएगा, जब लोग बेहतर मईशत के मौके, उनको मुआशी इंसाफ नज़र आएगा, तो चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर नो वेस्टेज ऑफ वेल्थ, हमने पीछे एक टॉपिक डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइम के हवाले से। आज उसी की कंटिन्यूएशन एक जो इकोनॉमी है उसके हवाले से है कि मुआशी बचत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो होती है अगर नेशनल इंटीग्रेशन का लेवल है। देखें, जब नेशनल इंटीग्रेशन में चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट होती हैं कि प्रॉस्पेरिटी आ रही है, डिसिप्लिन आ रहा है, पीस है, सब चीज़ें मौजूद हैं, तो मईशत का जो रुख है वो मज़ीद तरक्की की तरफ होता है, मज़ीद खुशहाली की तरफ होता है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के ऊपर होता है। तो इसलिए मईशत जो है वो बेहतर अंदाज में लोगों की सर्विस के लिए मुख्तस कर दी जाती है। जबकि अगर नेशनल इंटीग्रेशन ना हो, लड़ाई झगड़े हों, मसाइल हों, तो लोगों को मुत्तहद करने के ऊपर, लोगों को इकट्ठा करने के ऊपर और पीस और ऑर्डर और ये चीज़ें करने के ऊपर, इदारों की बेहतरी के ऊपर ये चीज़ें खर्च की जाती हैं। तो उससे जो दौलत है उसका जो पर्पज़ है या जो प्रायोरिटी है इस्तेमाल करने की, वो सही जगह के ऊपर नहीं रहती। देन है पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, जिसको हम सियासी तरबियत कहते हैं। देखें, नेशनल इंटीग्रेशन पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट उससे रिलेटेड है। सियासी तरबियत अफराद की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अफराद सियासी तौर के ऊपर, सही तौर के ऊपर तरबियत याफ्ता होते हैं, वो सही तौर के ऊपर एक अच्छे जो पार्टीज़ हैं उनमें से इंतखाब कर सकते हैं, लीडरान बेहतर अंदाज में मुंतखब कर सकते हैं और वो आर्ग्यू कर सकते हैं। जो लोग उनके सामने बैठे हैं उनसे मैनिफेस्टो पूछ सकते हैं, उनसे उनकी कौम से मोहब्बत, उनकी प्रायोरिटीज़ पूछ सकते हैं। और अगर वो सही तौर पे काम नहीं करते, नेक्स्ट टाइम उनके पास जाते हैं तो फिर उनसे वो क्वेश्चन और आंसर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। किस बेस के ऊपर? पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो जो कौमें नेशनल इंटीग्रेशन में ज़रा आगे होती हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट भी आला सतह की होती है। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूँ, आप लोग सुनते रहते होंगे कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें कितने बेहतर अंदाज में वो लोग अपना इलेक्टोरल प्रोसेस चला रहे होते हैं। सब चीज़ें टीवी के ऊपर आ रही होती हैं, मुबाहिसे हो रहे होते हैं, दो लीडर्स जो कंटेस्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, आंसर्स कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट को शो करती हैं। अब मैं उसकी एक मिसाल दूं, जैसे जमहूरियत है, जो जमहूरियत है वो एक ही तरह से हमें नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में देख लें और बरतानिया में देख लें, देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। क्यों है? उसकी वजह वी आर लेस पॉलिटिकली रिक्रूट, हमारी वो सियासी तरबियत नहीं है, हम सियासत में उतना ज़्यादा इन नहीं होते। जबकि बरतानिया में ऐसा नहीं है। हर फर्द हर पार्टी के मंशूर को देखता है, हर लीडर की वैलिडिटी को देखता है, उसकी एजुकेशन को, उसके जो है माजी को हर हवाले से चेक करता है और उसके बाद उसको वोट करता है। जबकि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से हम मुंतखब खुद करते हैं और फिर धरनों में बैठ जाते हैं, फिर मसाइल पैदा करते हैं स्टेट के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। देन अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, ये कौमों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। एहतसाब का होना, जहाँ जिन मुआशरों में एहतसाब नहीं होता,
जिन माशरों में पूछा नहीं जाता, जिन माशरों में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस स्लो होता है या होता नहीं या होने नहीं दिया जाता, वो माशरे कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। उन माशरों में पॉलिटिकल जो विल है वो हमें नज़र नहीं आती। लोगों के दरमियान जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल लो होता है। अब देख लें कि करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक हो गया। और ये जो सारे लेवल्स हैं अगर ये मीट नहीं करता तो कहने का मकसद है कि ये कौमी यकजहती का लेवल भी लो हो जाता है। तो ये अहमियत है कौमी यकजहती की। जो मैंने आज सारे टॉपिक्स बताए इनमें से किसी को स्किप नहीं करना, बेहतर अंदाज में लिखना है और मैक्सिमम लिखना है ताकि ये क्वेश्चन हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो दे सके। तो हमने आज क्वेश्चन किया व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन एंड देन वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। थैंक यू वेरी मच।